आप यहाँ क्यों आए हैं? इसने कदरे खफगी से पूछा। इसके सवाल पर वो हौले से मुस्कुराया। क्या नहीं आ सकता? असीद ने सवाल के बदले सवाल किया। आ सकते हैं, लेकिन आना नहीं चाहिए था। तलखी से कहते हुए राबी ने चेहरे का रुख मोड़ लिया। वो इसके साथ ही बेंच पर बैठ गया तो राबी अपनी वाली साइड पर बेंच के किनारे की तरफ खिसकी। असीद को इसकी एहतियात बुरी तरह खली थी, लेकिन अब तो आ गया हूँ ना, असीद ने ढीठपन से कहा। वो इसकी तरफ नहीं देख रही थी। क्या लेने आए हैं? दिल की हालत छुपाई वो बेजारी से गोया हुई। तो मैं देखने आया हूँ, असीद ने नरमी से कहा। आवाज़ गंभीर थी। इसके जवाब और बदले हुए लबो लहजे पर राबी ने चौंक कर इसकी जानिब देखा। इसका गुलाबी चेहरा असीद की निगाहों के सामने था। वो मीठी नज़रों से उसी की जानिब देख रहा था। राबी के दिल ने पलों में अपनी चाल बदली थी। धड़कनों की रवानगी तेज़ तर होने लगी। क्या मसला है? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? अपने खुश्क पड़ते लबों पर ज़ुबान फेरते हुए राबी ने बामुश्किल पूछा। दिल का मसला है, वो हौले से बोला। आंखों में चमक सी थी। राबी की धड़कनें रफ्तार पकड़ चुकी थीं। क्या मतलब? राबी ने नासमझी से पूछा। मतलब ये कि तुम बहुत अच्छी हो राबी, और जब तुम मुझसे दूर होने की कोशिश करती हो तो पता नहीं क्यों मैं तुम्हारी तरफ खींचने लगता हूँ। तुम्हारा यूँ बंद बांधना मुझे बेचैन कर देता है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं तुम्हारा हाथ थाम लूँ या तुम मेरे करीब बैठो या मुझसे फ्रैंक? राबी की हैरत से फैली हसीन आँखों में देखकर पुरफसू अंदाज में बोलता वो इसका हाथ थामने लगा। इसके छूते ही राबी को करंट सा लगा। वो बिदक कर इससे दूर होती बेंच से खड़ी हो गई। सांस एकदम फूल गया था। क्या बदतमीज़ी है ये? आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं? असीद को खड़ा होते देखकर वो इसका दबा दबा सा चीखी थी। असीद ने बगौर इसकी जानिब देखा। वो शर्म और गुस्से की शिद्दत से हौले हौले कांप रही थी। इसके सवाल पर असीद ने गहरा सांस लिया। तो मैं पागल लगता हूँ? मैं तुमसे फ्लर्ट करूँगा? वो काफ़ी संजीदगी से पूछ रहा था। राबी इसके सवाल को नज़रअंदाज करती वहाँ से जाने के लिए पलटी। वो जल्दी से इसके सामने आया था। मेरी बात सुन कर जाओ। मैं तुमसे फ्लर्ट नहीं कर रहा। करना भी चाहूँ तो शायद कर ना पाऊँ, क्योंकि तुम फ्लर्ट वाली नहीं, इश्क वाली लड़की हो। तुमसे फ्लर्ट नहीं किया जा सकता, कभी नहीं किया जा सकता। सिर्फ इश्क किया जा सकता है, और वो मैं तुमसे करूँगा। वो ठहरी हुई आवाज़ में बड़ा मध्यम सा बोल रहा था। राबी का दिल इस पल बेकाबू हो रहा था। वो सरासीमा से इसके अलावा आस पास हर जगह देख रही थी। मेरा रास्ता छोड़ दें, राबी ने आवाज़ को मजबूत बनाने की भरपूर कोशिश करते हुए कहा। मुझसे शादी करोगी? इसकी बात नज़रअंदाज करते हुए बड़ी संजीदगी से पूछ रहा था। राबी ने नज़र उठाकर फटी फटी आंखों से इसका चेहरा देखा। इसके लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट थी। राबी इसके लबों से अदा हो जाने वाले लफ्ज़ों पर बेयकीन से इसे देख रही थी। अगर ऐसे ही देखती रहोगी तो मुझे आज ही तुमसे इश्क हो जाएगा, मुस्कुराते हुए बोलते असीद ने शरारतन अपनी बाएं आंख दबाई। राबी का दिल इसके सीने में शिद्दत से शोर मचाने लगा। पहले एक मोहब्बत तो ढंग से निभा लें, फिर इश्क भी कर लीजिएगा, राबी ने सरसराते लहजे में कहा। असीद के लबों की मुस्कुराहट इसकी बात पर सिमटी थी। मतलब? उसने संजीदगी से पूछा। राबी ने अपने धड़ धड़ करते दिल को डपटा। असीद की छोटी लेकिन पुरकशिश आँखों में इस पर उलझन सी थी। मतलब से आप बाखूबी वाकिफ़ हैं। इसकी डार्क ब्राउन आँखों में देखते हुए राबी ने कदरे बेखौफी से जवाब दिया। आधी अधूरी बातें सुनकर मुकम्मल किस्से तख्लीक नहीं करने चाहिए राबी, उसने नरमी से कहा। राबी का दिल इसके शीरीं लबो लहजे पर रोने लगा, शायद अपनी बेबसी पर। आपकी मोहब्बत तो ख़ुद एक मुकम्मल कहानी रखती है, मुझे किस्से घड़ने की भला क्या ज़रूरत है? निगाहें फेरते हुए राबी ने धीमे लहजे में कहा। इसके लहजे से असीद को अंदाज़ा हुआ कि वो काफ़ी कुछ जानती है। अंदाज़ पज़मुल्दा सा था। बाज़ औक़ात हम अपनी गलती को मोहब्बत का नाम दे रहे होते हैं राबी, और ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई है। किरण को पसंद करना मेरी गलती थी, जिसे मैं अब भूल चुका हूँ। पॉकेट्स में हाथ फंसाते हुए असीद ने ठहरी हुई आवाज़ में इसे जवाब दिया। इसके लापरवाह अंदाज पर राबी ने ज़ख्मी निगाहों से इसकी जानिब देखा। किरण को चाहना आपकी गलती नहीं, लेकिन इसे छूना आपका गुनाह है। आपको अपनी गलती की खबर है, लेकिन गुनाह का तो एहसास ही नहीं। अफसोस से कहना पड़ रहा है, लेकिन मुझे आपकी ये गलती, किरण से मोहब्बत और अल्लाह को आपका ये गुनाह, किरण को छूना हमेशा याद रहेगा। इसलिए आप मेरा ख्याल तो अपने जहन से निकाल ही दें, क्योंकि इस मर्तबा मैं हरगिज़ किरण की उतरन कबूल नहीं करूँगी। आप और आपके जज्बात किरण की झूठन है, और किरण की झूठन से मुझे सख्त नफ़रत है। असीद की जानिब देखती वो रवानगी से बोलती चली गई। दो आंसू बहुत आहिस्तगी से इसकी आंखों से बह निकले थे।
असीद को लगा वो किरण की झूठन मिलने पर रो रही है, मगर वो नहीं जानता था कि वो इसे धुतकार कर दिल की तकलीफ़ पर रो रही है। राबी के दलाइल पर हकीकतन अपनी जगह सुन सा रह गया था। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती? असीद ने बड़ी मुश्किलों से पूछा था। इस छोटी सी लड़की की पाकीज़गी से पागल कर रही थी। राबी ने हौले से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं आपको मौका नहीं दे सकती। अपने आंसू पीने की कोशिश करते हुए राबी ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। असीद की आंखें जलने लगीं। राबी वहाँ से जाने को पलटी। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत का वास्ता है, अपनी मोहब्बत की खातिर मुझे एक मौका दे दो प्लीज़। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, असीद ने यासियत ज़दा लहजे में कहा। इसकी भारी आवाज़ पर राबी के कदम ज़मीन ने जकड़ लिए। कौन सी मोहब्बत? मुझे आपसे कोई मोहब्बत नहीं, और अगर बात मोहब्बत के वास्ते की है तो किसी रोज़ अपनी मुझसे मोहब्बत का वास्ता लेकर आइएगा, मैं सोच लूँगी। राबी ने पलटकर बेतासुर लहजे में कहा। असीद इसके जवाब पर लाजवाब सा हो गया। जो भी था, वो राबी से मोहब्बत नहीं करता था, और बिना मोहब्बत के वो झूठी मोहब्बत का इकरार भी नहीं करना चाहता था। बात ये नहीं थी कि वो झूठी मोहब्बत का इजहार कर नहीं सकता था। बात यह थी कि इसकी सच्ची अना इसे इस बात की इजाज़त नहीं दे रही थी कि वो बग़ैर किसी जज्बे के अपना दिल राबी के कदमों में रख दे। वो संजीदा नज़रों से राबी को वहाँ से जाता देखता रहा। मौसम में तब्दीली आने वाली थी। तब्दीली से पहले सर्दी की शिद्दत हद से ज़्यादा बढ़ गई। जनवरी की रातें ओस में भीगती रहती तो सुबह हल्की फुल्की किनमिन में खिलती नज़र आती। शहर इस्लामाबाद की ज़िंदगी वैसी रवां दवां थी, लेकिन बारिशों के बाइस कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के तलबा की छुट्टियों में इजाफा हो चुका था। राबी आज फिर गैर हाजिर थी। लाइब्रेरी में बैठी आन अपने मनपसंद मशगले में मसरूफ़ थी। किताब पर सर झुकाए मुकम्मल तवज्जो से चैप्टर की बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ रही थी। नज़र कमज़ोर हो जाएगी, थोड़ा सर उठाकर दूर से पढ़ो। मैसम की नर्म आवाज़ पर आन ने फ़ौरन सर उठाकर इसकी जानिब देखा। वो चेयर घसीट कर इसके सामने ही बैठ गया। इसकी निगाह ने गैर इरादी तौर पर मैसम की पुश्त पर देखा था, लेकिन निगाह नामुराद लौट आई। मुझे ऐसे ही पढ़ने की आदत है मैसम भाई, आपको पता तो है, आन ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। और तुम्हें भी पता है कि मुझे तुम्हें बार बार टोकने की आदत है, इस उम्मीद पर कि शायद तुम कभी मेरी बात मान लो। बोलते मैसम के लबों पर मुस्कुराहट दर आई। इस उम्मीद पर कि शायद तुम कभी मेरी बात मान लो। बोलते हुए मैसम के लबों पर मुस्कुराहट दर आई। आन धीरे से हंस दी। मैसम खामोश नज़रों से इसका हंसना देखता रहा। मैंने कहा तो है कि आदत है, और आदतें भला कब बदलती हैं। एक बुक पर झोंकते हुए आन ने सादा से लहजे में कहा। इसकी बात पर मैसम ने बुक इसके आगे से खींच ली और इसकी इस हरकत पर झुंझला गई। पागल हो तुम, आदतें ही तो बदली जा सकती हैं, वो फितरत होती है जो कभी नहीं बदलती, क्योंकि वो कुदरत की जानिब से हमारी तबीयत का खासा होती है। आन के झुंझलाए चेहरे की जानिब देखते हुए मैसम ने अपने मखसूस ठहरे हुए लहजे में कहा। इसने हौले से अपनी भौं को उचकाया। एक बात पूछूं आपसे? वो कदरे पुरजोश होते हुए बोली। मैसम ने मुस्कुराते हुए इसे आंखों से बोलने का इशारा किया। क्या जज्बात छोड़े जा सकते हैं? क्या कुछ जज्बात हमारी आदत, हमारे दिमाग का खलल नहीं हो सकते? जज्बात का ताल्लुक दिल से होता है आन, और दिल में पनपने वाले जज्बात अल्लाह की अता होते हैं, उन पर इंसान का बस नहीं चलता। लेकिन अगर इंसान अपने दिल में पनपने वाले जज्बात से मुतमईन न हो तो? अपने हाथों की उंगलियां आपस में फंसाए वो किसी कश्मकश का शिकार नज़र आ रही थी। तो मोहब्बत की बात कर रही हो? पूछते हुए मैसम की ज़हीन आँखों में चमक थी। इसके सवाल पर आन का दिल डूब कर उभरा। चेहरे पर बेसाख्ता बौखलाहट के आसार नुमाया हुए। वो यूँ अपनी चोरी पकड़े जाने पर कुछ परेशान हो गई थी। नहीं तो मैं तो वो आन को समझ न आई कि अब क्या बहाना बनाए, जबकि इसकी हड़बड़ाहट को शर्मो झिझक से मलहूस करता मैसम नज़र झुकाकर मुस्कुरा दिया। अब मुझे घर छोड़ दें, मेरा आज आखिरी पेपर फ्री है, और राबिया भी एब्सेंट है। अपनी बुक समेटते हुए आन धीमी आवाज़ में बोली। तुमने जवाब नहीं दिया। अपनी मुस्कुराहट जब्त करते हुए मैसम ने संजीदगी से पूछा। आपका सवाल काबिल जवाब नहीं है, आन ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। मैसम को आन का यूँ नज़रें चुराना बेहद भाया था। चलो आ जाओ फिर। चेयर से खड़े होते हुए मैसम ने नर्म लहजे में कहा। आन भी अपना बैग कंधे पर डालकर इसके पीछे चल पड़ी। कुछ खाया था तुमने? इससे 2 कदम आगे चलते हुए बड़ी तवज्जो से पूछ रहा था। इसके सवाल पर आन को अपने खाली पेट का एहसास हुआ। इसकी खामोशी पर मैसम ने पलट कर इसकी जानिब देखा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ या मेरा ये सवाल काबिल जवाब नहीं है? संजीदगी से पूछता वो इसकी बात इसे ही लौट आ गया था। अंदाज छेड़ने वाला था। वो झेंप गई। नहीं, कुछ खाया कुछ भी नहीं, भूख लग रही है।
उसने सच्चाई का मुजाहिरा किया। मैसम बेतासुफ भरी नज़रों से इसे देखा। तुम बहुत लापरवाह हो आन। अगर तुम्हारे यही हालात रहे तो तुम वक्त से पहले ऊपर पहुंच जाओगी। वो बड़ी संजीदगी से कुछ डपटने वाले अंदाज में बोला था। मैसम की नाराज़गी पर वो फीकेपन से मुस्कुराई। कोई भी अपने वक्त से पहले नहीं मरता भाई, फिर मौत का दुख ही क्या करना। इंसान तो पैदा ही मरने के लिए होता है। धीमी चाल चलती वो हल्की आवाज़ में कह रही थी। आन के लहजे में उदासी सी थी। इसकी गहरी बात पर मैसम के अंदर सन्नाटा सा फैल गया। इसने तड़प कर अपने साथ चलती आन की तरफ देखा। वो इसे हमेशा जैसी है दिखी थी, कमज़ोर मगर खुद एतमाद। मैसम ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रोक दी थी। घर जा तो रही हूँ, घर जाते ही कुछ ना कुछ खा लूँगी, वो जल्दी से बोली। लेकिन वो अनसुनी करता उतर गया। इसे भी मैसम के पीछे मजबूरन गाड़ी से बाहर निकलना पड़ा था। मैसम भाई, घर जा तो रहे हम। इसे अपना हाथ थामते देखकर मुंह बसोरते हुए बोली। हाँ, घर जाकर तुम कितना खाओगी मुझे बखूबी पता है, इसलिए चुप रहो। मैसम ने इसे डपटा। हादी जो अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था, मैसम को आन का हाथ पकड़े रेस्टोरेंट में घुसते देख अपनी जगह रुक सा गया। वो खामोश नज़रों से इन दोनों को अंदर जाता देख रहा था, जहाँ का मंजर गिलास वॉल्स की बदौलत इसे गाड़ी में बैठी ही नज़र आ रहा था। इसे मैसम के बजाय आन पर गुस्सा आने लगा, जो अपना हाथ मैसम को थमाए रखती थी। जलन, हसद का सुलगता हुआ एक जज्बा था जो वह अपने आसपास महसूस कर रहा था। कुछ देर वो यूं ही गाड़ी में बैठा इन दोनों को आपस में बातें करते, खाना खाते देखता रहा। फिर अपना जब्त खोते हुए इसने गाड़ी स्टार्ट की और बाहर रोड की तरफ मोड़ता जन से भगा ले गया। कुछ दूर ले जाकर इसने एक शॉपिंग मॉल के सामने गाड़ी रोक दी थी। बाहर निकलकर इसने खुली फ़ज़ा में गहरे सांस लेते हुए अपने अंदर के आतिश फिशां को कम करने की कोशिश की। इसकी भूख मर चुकी थी, जिसे मिटाने के लिए वो इस रेस्टोरेंट में गया था। हादी ने अपने बालों में दोनों हाथ फंसाते हुए एक बार फिर खुद को कंपोज करने की भरपूर कोशिश की थी। वो बेजार निगाहों से मॉल के सामने चलती सड़क देखने लगा, जिस पर एक अफरा तफरी का आलम था। यूं ही यहाँ वहाँ भटकती इसकी निगाह 20-25 कदमों के फासले पर खड़ी माहिरा बेगम पर पड़ी। वो काफ़ी हवास बाख्ता सी लग रही थी और वजह शायद वो लड़की थी जिससे वो बातें कर रही थी। हादी की जानिब इस लड़की की पुश्त थी, सो वो इसका चेहरा नहीं देख पाया था, लेकिन माहिरा बेगम का रो देने को तैयार उदास चेहरा इसकी निगाहों के सामने था। कुछ देर तो वो इन्हें देखता रहा। उन्होंने इस लड़की के हाथ थामने चाहे थे, जिन्हें इस लड़की ने धुतकार दिया था। इन्हें किसी परेशानी में मुब्तला देखकर वो इनकी तरफ बढ़ा, जबकि वो लड़की माहिरा बेगम से जान छुड़वाने की कोशिश करती सड़क के दूसरी तरफ जा रही थी। हादी ने अपने कदमों की रफ्तार तेज़ कर ली। वो लड़की सड़क के इस पार पहले से मौजूद गाड़ी में बैठ गई थी। गाड़ी में मौजूद ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, जबकि माहिरा लड़खड़ाती हुई इस गाड़ी की तरफ बढ़ी। इन्हें आती जाती गाड़ियों, चलती सड़क का कोई होश नहीं था। हादी को हकीकतन उनकी फ़िक्र हुई थी। मिल गया सुकून, मुझे मिस पेटो बनाकर चलती सड़क ने नज़र हटाकर आन ने मैसम से पूछा। इसके सवाल पर वो बेसाख्ता हंसा था। पेटो? हाँ भाई, इतना सा खाकर तुम पेटो ही बन गई। अगर तुम मुझे और हादी को एक साथ खाना खाते देख लो ना, तो पता नहीं क्या खिताब दोगी। हंसते हुए कह रहा था। हादी के जिक्र पर आन हौले से मुस्कुराई। सच में आज मैंने भूख से ज़्यादा खा लिया, अब रात को मेरी छुट्टी है। अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए आन ने बड़ी संजीदगी से कहा। इसे यकीन था अब वो फिर इसे डांटेगा। तुम्हारा ना दिमाग अपनी जगह से खिसक चुका है। करता हूँ मैं आंटी से बात, ये पढ़ाई वढ़ाई छुड़वाएं और तुम्हारे हाथ पीले करें। तुम्हारा शौहर ही तुम्हें सीधा करेगा। मैसम ने कहा। वो अलग बात थी कि बोलते हुए इसके दिल में गुदगुदी सी हुई थी। अल्लाह मैसम भाई, ख़बरदार आपने अम्मी से ऐसी वैसी कोई बात की तो नाराज़ हो जाऊंगी मैं आपसे। कोई टेढ़ी नहीं हूँ मैं, बिल्कुल सीधी हूँ। आप पूरे 4 साल बड़े हैं मुझसे, तो पहले आपकी शादी होनी चाहिए। अपने हाथों की मुट्ठियाँ बनाकर इसने सर हिलाते हुए बड़ी संजीदगी से कहा। मैसम के लबों पर मुस्कुराहट खेलने लगी। रोशन आँखों की चमक बढ़ गई थी। तुम्हारी शादी करवाए बगैर मैं शादी नहीं करने वाला। सामने सड़क पर निगाह जमाते हुए मैसम ने नरमी से कहा। वो मुनासिब रफ्तार से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। बिल्कुल नहीं, पहले आप, फिर 4 साल बाद मैं भी सोच लूँगी। इसने अपने और इसके माँ बहन उम्रों के फ़र्क के मुताबिक बात की थी। मैसम का दिल मचलने लगा। वो साथ साथ गाड़ी से बाहर भी देख रही थी। चलो मसला हल कर लेते हैं, हम दोनों साथ ही शादी कर लेते हैं, मैसम ने ज़ुमाइनी लहजे में कहा। लेकिन आन की निगाह जिस मंज़र पर ठहर चुकी थी, इसके बाद वो मैसम की बात पर गौर नहीं कर पाई थी। मम्मा, आन के लब फड़फड़ाए थे। वो दोनों इस वक्त शॉपिंग मॉल वाले रोड पर थे। वहाँ 2 सड़कें चल रही थी, एक वापसी के लिए थी, दूसरी जाने के लिए थी। इसकी नज़रों के सामने इसकी माँ दूसरी सड़क पर बीचों बीच खड़ी पागलों की तरह यहाँ वहाँ देख रही थी।
मैसम ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो फ़ौरन गाड़ी रोक दी। आन तेज़ी से गाड़ी से बाहर निकली थी। चलती सड़क के बाइस वो इनकी तरफ नहीं बढ़ पा रही थी। आन रुको। मैसम को इन दोनों की फ़िक्र हुई थी। इसने आगे बढ़ती आन की कलाई थाम ली। तभी आन की नज़र माहिरा बेगम की तरफ बढ़ती तेज़ रफ्तार गाड़ी की तरफ पड़ी थी। इसका दिल तेज़ी से सुकड़ा था। मम्मा, वो चीखी। आंसू बहुत तेज़ी से आंखों से बह निकले थे। सामने का मंजर इसके लिए नाकाबिले यकीन सा था। वो फटी फटी आंखों से अपनी सही सलामत माँ को देख रही थी, जिन्हें बर वक्त हादी ने अपनी जानिब खींच लिया था। आन का डूबता सांस बहाल हुआ था। इसने बेअख्तियार अपनी चीखों का गला घोंटने को अपने होंठों पर हाथ रख लिए। मैसम इसे एहतियात से माहिरा बेगम के करीब ले आया। आन जल्दी से उनके गले लगी थी। हादी एक कदम पीछे हो गया। आप ठीक है मम्मा? उनका आंसुओं से भीगा चेहरा अपने हाथों से साफ करते बेताबाना पूछ रही थी। उनका सांस बुरी तरह फूला हुआ था। आन को उनकी हालत ख़राब लग रही थी। आना, वो थी यहाँ पर, यहाँ थी वो। अपने कांपते हाथ से दोनों सड़कों के माबैन फुटपाथ की तरफ इशारा करती वो लरसती हुई आवाज़ में बोली, कौन? आप किसकी बात कर रही हैं? वो राबेल थी यहाँ, मैंने देखा इसको। बताते वो रो पड़ी। आन का दिल धक से रह गया। आन अपनी जगह साकित सी रह गई थी। आंटी को भी आराम की ज़रूरत है। आन, तुम फिल वक्त इनसे मज़ीद सवालात मत करो। माहिरा बेगम को सहारा देते हुए हादी ने संजीदगी से कहा था। लेकिन आन इस वक्त वो कुछ भी नहीं सुन रही थी। क्या कहा आपने? किसको देखा है आपने मम्मा? आन की आवाज़ भर्रा रही थी। आना, वो राबी ही थी। मैंने इसे रोकने की कोशिश भी की लेकिन नहीं रुकी। वो ही थी। वो जैसे इसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, हम ढूंढ लेते हैं इसको, आप पहले मेरे साथ तो आएँ। मैसम ने बर वक्त बात संभालते हुए इनके गिर्द बाजू फैला लिया। वो इसके शाने से लगी बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, मगर जिसे जाना था वो तो जा चुकी थी। आन खामोश खड़े हादी की तरफ पलटी। थैंक्स। अगर आज आप ना होते तो शायद अपनी मम्मा से पहले मैं मर जाती। हादी की तरफ तशक्कुर आमेज़ नज़रों से देखते हुए आन ने रोते हुए कहा, इट्स ओके एंड प्लीज़ ये आंसू साफ़ करो, लोग देख रहे हैं। इसके गुलाबी चेहरे से नज़रें हटाते हुए हादी ने संजीदगी से कहा। आन ने जल्दी से अपने गाल हथेलियों से रगड़े और ज़बरदस्ती मुस्कुराई। थैंक्स अगेन। वो कहकर रुकी नहीं थी बल्कि तेज़ी से मैसम की गाड़ी की जानिब भागी। हादी इस पर एक नज़र डालकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। हादी, साथ ही घर चलो यार। मैसम ने हादी को पुकारते हुए कहा। आन माहिरा बेगम के साथ ही पिछली सीट पर बैठ गई। हादी इसकी जानिब पलटा। नहीं यार, अब बस होटल ही जाऊंगा, मेरा लंच टाइम है। कहते हुए हादी हौले से मुस्कुराया था। ये मेरा भी लंच टाइम है कमीने, साथ ही कर लेंगे। इनफैक्ट तो अपनी गाड़ी यहीं छोड़ दे और मेरे साथ आ जा, आंटी को भी कुछ हौसला हो जाएगा। मैसम ने कदरे धीमी आवाज़ में कहा। हादी चाहने के बावजूद भी इसे ये नहीं कह सका कि तुम तो लंच कर चुके हो। वो बस माहिरा बेगम की खातिर मैसम की गाड़ी में आ बैठा। इसके फ्रंट सीट पर बैठती मैसम ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। माहिरा बेगम मुसलसल आन को अपनी बात का यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। यकीन क्यों नहीं कर रही तुम? राबेल ही थी वो तो इसके साथ कोई था शायद, वरना तो मेरी बात सुन ही रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। अच्छा, मुझे यकीन है, बस रिलैक्स हो जाएं। इस तरह तो आप अपना बीपी हाई कर लेंगी मम्मा। राबेल की खातिर आप मुझे क्यों तकलीफ़ दे रही हैं? प्लीज़ चुप कर जाए ना। उनके गिर्द अपने बाजू फैलाते हुए वो ख़ुद भी रोते रोते कह रही थी। उन्होंने इसकी पेशानी चूम ली। वो राबी थी आना। उनके लब हौले से फड़फड़ाए थे। आन बेबस होती उनके कंधे पर सर टिका गई। तभी हादी की नज़र फ्रंट मिरर से नज़र आते आन के अक्स पर पड़ी। आन ने इसकी जानिब देखा था। वो नज़र चुरा गया। आन एक बार दिल ही दिल में फिर इसकी शुक्रगुजार हुई थी। बाकी का रास्ता खामोशी से कट गया। आप क्या खाना पसंद करेंगे? मैं मैक्रोनीस काफ़ी अच्छी बना लेती हूँ, आप कहें तो बना दूँ? घर आती उसने नर्म लहजे में हादी से पूछा था। नो, इट्स फाइन, अब मेरा दिल नहीं चाह रहा। हाँ, अगर तुम्हें तकलीफ़ ना हो तो मुझे एक कप चाय बना दो प्लीज़, हादी ने धीमे लहजे में नरमी से कहा। मैसम की अम्मी माहिरा बेगम की दिलजोई करने की कोशिश कर रही थी। माहिरा बेगम इन्हें अपने और इस लड़की के दरमियान होने वाली गुफ्तगू बता रही थी, जिसे वो राबेल समझ रही थी। क्या यार, तकल्लुफ़ात में मत पड़। ये छुई मुई का पौधा बहुत कम काम करती है। आज मौका मिला है तवाज़ो करवाने का, तो ज़ाया मत कर। आन, तुम बना लो मैक्रोनिस, मैं तो ज़रूर खाऊंगा, और ये भी ठूंसेगा, सो ज़्यादा ही बनाना। मैसम ने दरमियान में एंट्री मारते हादी की बनाई गई मसनूई तकल्लुफ़ की दीवार का फौरी ख़ात्मा किया था। जहाँ अन्नी से ख़ुद को छुई मुई कहने पे घोरा था, वहीं हादी ने भी ख़ुद के पेटों कहलाए जाने पर इसकी पीठ पर एक धप रसीद की थी। ये होगा तो, इसे घूरते हुए हादी बोला था।
मैं तो सिर्फ चाय पीने वाला हूँ, तुम मैक्रोनी के 3-4 बाउल्स इस लंगूर के लिए बना दो। हादी ने बड़ी संजीदगी से इस बार आन को मुखातिब किया था। वो मैसम के दुर्गत बनते देख मुस्कुराए बिना रह नहीं सकी। आन धीमी मुस्कान मुस्काती किचन में आ गई। इसे माहिरा बेगम की बात का यकीन नहीं आ रहा था, मगर वो इन्हें बहलाने को उनकी बात मान चुकी थी। 17 मंजिला बिल्डिंग के 12वें फ्लोर पर मौजूद ऑफिस की ग्लास वॉल से शहर लाहौर की चौड़ी सड़कें रवां दवां नज़र आ रही थी। वसी आसमान दिन के 12 बजे भी सुरमई हो रहा था और वजह बदलता मौसम था। वो अपनी व्हील चेयर पर बैठा कॉफ़ी के सिप लेता गिलास वॉल से आसमान की जानिब देख रहा था। आंखों में गहरी सोच की परछाइयाँ थीं। खूबसूरत सहर अंगेज़ आँखों में इस्तराब सा था। वो लबों को सुकेड़ते हुए अब नीचे की तरफ देखता पतली नज़र आती सड़कों का जायज़ा लेने लगा। यूं ही देखते हुए इसे चंद मिनट गुजरे थे कि इसके मोबाइल ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मेहदस ने पैंट की पॉकेट से मोबाइल निकालकर कॉल रिसीव कर ली। अस्सलाम वालेकुम। जी दादू। फ़ोन कान से लगाते हुए वो अपने मखसूस संजीदा लहजे में बोला था। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी तबीयत कैसी है? हूर बता रही थी कि तुम्हें बुखार हो रहा है। फ़िक्रमंद से बोल रहे थे। इसे हूर के झूठ बोलने पर कुछ हैरत हुई थी। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, कोई बुखार नहीं है मुझे। झूठ बोला होगा इसने आपसे, मेहदस ने तपे हुए लहजे में कहा। दूसरी जानिब नूर आलम साहब हौले से मुस्कुराए, लेकिन जब बोले तो आवाज़ संजीदा थी। वो झूठ नहीं बोलती। और क्या ये सच नहीं है कि तुम सारी सारी रात जागते रहते हो और ख़ुद भी जागते हो और इस बच्ची को भी जगाते हो? वो इसे डांटने वाले अंदाज में बोल रहे थे। उनकी बात सुनकर मेहदस की तेवरियाँ चढ़ने लगी। तो नींद ख़राब होने की तकलीफ़ है मैडम को, इसने तप कर दिल ही दिल में सोचा। हाँ ये सच है, और अगर सच है भी तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं। हस्बैंड एंड वाइफ की प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है। आपको इसकी बातें सुनने की बजाय इसे मना करना चाहिए था कि वो आपको ऐसी बातें ना बताए। मेहदस ने बर वक्त बात बनाई थी, वरना उनकी इस बात पर वो शर्मिंदा हुआ था। अजीब सी शर्म और झिझक भी आड़े आई थी, जिसे वो खूब समझ रहे थे। ज़बरदस्ती की बीवी और मजबूरी के शौहर की भी प्राइवेसी होती है क्या? वो इसे हकीकतन ज़िच कर रहे थे। दादू प्लीज़, आप चुप होने का क्या लेंगे? मेहदस ने बड़ी संजीदगी से पूछा था। सैयद नूर आलम साहब इस बार खुलकर मुस्कुराए थे। तुम्हारे 30 मिनट। वो फ़ौरन मतलब की बात पर आए थे। कब? इसने बेतासुर अंदाज में पूछा। आज 3 बजे के बाद। उन्होंने आराम से कहा। और देने किसको हैं? मेहदस कुछ समझ गया था। इब्रार हैदर को। और किसको? मेहदस के लब एक पल को भींच गए। प्लीज़ यार, मुझे नहीं मिलना इस डॉक्टर से। आप मेरे रेगुलर डॉक्टर को बुला लें तो मिल लूँगा इससे, लेकिन ये आपके वाले डॉक्टर से नहीं मिलने वाला मैं। उसने कतियत भरे अंदाज में कहा। मेरे जिगर, ये तुम्हारा मेरा क्या है? डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, और फिर डॉक्टर इब्रार हैदर तुम्हारे डॉक्टर से ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। फिर मसला क्या है? नूर आलम साहब की आवाज़ झुंझलाई हुई थी। पिछले 4 सालों से एक ही डॉक्टर के ज़ेरे इलाज था, जो काफ़ी काबिल था, लेकिन पिछले 2 माह से मेहदस को डॉक्टर इब्रार की सूरत में एक नया चेहरा देखने को मिल रहा था। वो इस डॉक्टर की काबिलियत से परेशान हो चुका था। वो नहीं चाहता था कि वो डॉक्टर सैयद नूर आलम साहब को किसी किस्म की उम्मीद दिलाए। तुम सुन रहे हो? नूर आलम साहब की आवाज़ सुनाई दी। जी सुन रहा हूँ, मेहदस ने थके हुए लहजे में कहा। 3 बजे से पहले घर पहुँच जाना, वो इस बार इसे हुक्म दे रहे थे। मेहदस ने परेशानी के आलम में कॉल ही काट दी। उफ़, अच्छी मुसीबत है, वो बुड़बुड़ाया था। टिक टिक, किसके ऑफिस का दरवाज़ा नॉक हुआ था। मेहदस ने हाथ में पकड़ा कॉफ़ी का मग टेबल के करीब आकर उसकी सतह पर रख दिया। यस, मेहदस ने बेजारी से कहा था। अब इसकी नज़रें निगाह के बिल्कुल सामने लैपटॉप की स्क्रीन का जायज़ा ले रही थी। सर आपकी कॉफ़ी। आने वाली शख्सियत ने इसके सामने कॉफ़ी का एक दूसरा मग बढ़ाते हुए कहा। मैं पी चुका हूँ। ओह, लेकिन सर, मुझे तो अभी 5 मिनट पहले सर अब्बास ने आपको कॉफ़ी देने के लिए कहा है। अपने शानों पर बिखरे बालों में दूसरे हाथ की उंगलियाँ चलाती बड़े नर्म से लहजे में कह रही थी। उसका प्रोफेशनल अंदाज नहीं था, लहजे में कुछ अलग था, एक शौक़ी, एक नज़ाकत सी थी। लेकिन मैं पी चुका हूँ। कह दिया है तो फिर आपके मज़ीद कुछ भी कहने का मकसद? इस लड़की की तरफ देखते हुए मेहदस ने भरपूर संजीदगी से कहा। होंठों पर रेड लिपस्टिक लगाए वो शोला ज्वाला बनी खड़ी थी। मेहदस के लिए चेहरा नया नहीं था। वो इसकी पर्सनल सेक्रेटरी थी, जिससे इब्राहिम एंड सन्स को ज्वाइन किए 1 हफ़्ता हुआ था। इतने सीरियस क्यों रहते हैं आप? मैंने इतने दिल से आपके लिए कॉफ़ी बनाई है, लेकिन आपने फ़ौरन मना कर दिया। और इनकार आप प्यार से भी तो कर सकते थे, लेकिन आप तो। वो एक अदा से बोलती चली जा रही थी जब हैरत से इसकी बात सुनते मेहदस ने इसे रोका। एक्सक्यूज़ मी, क्या कहा आपने? अपनी भवें उचकाते मेहदस ने कड़वे तरीन लहजे में पूछा। इसके बदलते तेवर देखकर उसने बामुश्किल होंठों पर मुस्कुराहट सजाई।
मेरा मतलब है कि इंसान को इतना भी लापरवाह नहीं होना चाहिए कि कोई इसकी परवाह में मरता रहे और इसे पता भी ना चले। गहरे लफ्ज़ों में कहते हुए ज़रा सा इसकी जानिब झुकी थी। झुकने से इसके कंधों पर पड़े गोल्डन बाल आगे की तरफ आते महदस की पेशानी को छू गए। इसके अंदर सेक्रेटरी की इस हरकत से आग दहक उठी। आर यू मैड? दूर रहो। इसके बाल झटकता वो चीखा था। इसके यकदम इश्ताल में आ जाने पर ज़रा सा पीछे हटी। जस्ट रिलैक्स। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप यूँ हाइपर हो रहे हैं? वो मासूमियत की इमारत बुनती आराम से बोली थी। महदस ने कहर बार निगाहों से इसकी जानिब देखा। इनफैक्ट आपको इस बारे में आराम से सोचना चाहिए। कहते हुए वो एक बार फिर इसके करीब आई थी। महदस की सुरमई आंखों में इस पर गज़ब की आग थी, मगर मुकाबिल कोई ढीठ ही थी। आज से पहले शायद ही कभी इतनी खूबसूरत लड़की ने आपकी परवाह की हो। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आप। इसकी आंखों में अपनी नशीली आंखें डालते हुए वो मुस्कुराते हुए बोली। इसका खूबसूरत चेहरा महदस के बेहद करीब था। इसे बेख्तियार एक गुलाबी मेकअप से मुबर्रा चेहरा याद आया। हर वक्त चादर के हाले में लिपटा पुरनूर चेहरा। महदस के दिल में टीस सी उठी थी। गेट लॉस्ट, वो चबा चबा कर बड़ी मुश्किल से बोला था और उसके लबों पर रेंगती मुस्कुराहट सिमटी गई। डोंट बी एंग्री, वो जल्दी से बोली। जस्ट शट अप, वो इस बार दहाड़ा था। साथ इस लड़की का लाया हुआ कॉफ़ी का मग टेबल से उठाकर फर्श पर दे मारा। वो उछलकर 2 कदम पीछे हुई। 1 मिनट आप ये, उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ऑफिस का दरवाज़ा नॉक हो चुका था। अंदर आओ अब्बास। महदस की आवाज़ में गरज थी। अगले ही पल अब्बास मैनेजर इसके ऑफिस में मौजूद था। ओके सर। सामने का मंजर देखकर वो बौखला चुका था, जहाँ शुमाइल मुतगय्यर रंगत के साथ खड़ी थी। ये सेक्रेटरी के नाम पर इश्तहार कहाँ से उठा कर लाए हो तुम? शुमाइल की तरफ हाथ से इशारा करते हुए चीखा। जी सर। फौरी तौर पर बात समझ ना सका था। मेरी तरफ से ये लड़की फारिग है। इसे अभी और इसी वक्त इस बिल्डिंग से चलता करो, फ़ौरन। महदस ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा था। वो गुस्से में इस लड़की के लिए लफ्ज़ इश्तहार इस्तेमाल कर तो चुका था, मगर अब मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहता था। 1 मिनट, मैंने क्या किया है जो आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? आपने मेरी ऑफ़र रिजेक्ट कर दी तो इट्स फ़ाइन। मेरी जॉब का इस बात से क्या ताल्लुक़ है? वो शर्मिंदा होने के बजाय बड़ी ढिठाई से पूछ रही थी। अब्बास की रंगत इसकी चलती ज़ुबान पर उड़ने लगी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि महदस से पूछ लेता कि हुआ क्या है। हालात इसे जो बता रहे थे वो वही समझ रहा था, जबकि महदस का दिल चाहा सामने खड़ी इस लड़की को शूट कर दे। मुझ जैसी टैलेंटेड और शार्प वो बड़े फ़ख्र से अपनी तारीफ़ में रद्दुल लसान थी। जब एक बार फिर महदस ने इसकी बोलती बंद करवाई थी। और जस्ट शट अप, अपना टैलेंट, अपनी चीप ऑफ़र्स कहीं और जाकर इस्तेमाल में लाओ। यहाँ तुम्हारी और तुम्हारी ऑफ़र्स की कोई ज़रूरत नहीं। अपना उबलता गुस्सा पीने की कोशिश करता वो सख्त लहजे में बोला। तौहीन के शदीद एहसास से शुमाइल की रंगत सुर्ख हो गई। और तुम क्या खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहे हो? निकालो इसे यहाँ से। वो हवन्नक खड़े अब्बास पर चीखा था। अब्बास ने जल्दी से आगे बढ़कर शुमाइल को वहाँ से जाने का कहा। ऑफिस से बाहर मौजूद एम्प्लॉयज़ भी अंदर होने वाले तमाशे की तरह मुतवज्जा हो चुके थे। तुम गलत कर रहे हो मिस्टर, वो चीखी थी। महदस ने तनफ़ुर से सर झटकते हुए अपना रुख मोड़ लिया। आप चलें प्लीज़, वरना मुझे गार्ड को बुलाना पड़ेगा। अब्बास ने धीमी आवाज़ में इस लड़की को कहा। अरे छोड़ो, मैं खुद जा सकती हूँ। अब्बास को अपना बाजू थामता देखकर वो चिल्लाई। गार्ड को बुलाओ। शुमाइल को अपनी जगह से हिलते ना देखकर अब्बास गार्ड को बुलाने के लिए बाहर को भागा था। बहुत गलत किया है तुमने महदस इब्राहिम। तुम जैसे अपाहज को चाहने लगी थी मैं, और तुमने जिस तरह तुमने आज मुझे बेइज्जत किया है, इसी तरह मौका मिलने पर मैं तुम्हारी इज्जत भी तुमसे छीन लूँगी, याद रखना। गार्ड्स को वहाँ आता देखकर वो इसे धमकी दे गई। तुम जैसी लड़कियों की इज्जत होती ही कब है? शुक्र मनाओ तुम्हारा भरम रख लिया मैंने, वरना पुलिस को बुलाकर हवालात की सैर करवाता तुम्हें और केस वो बनवाता जिससे निकलते निकलते तुम्हारे हुस्न गल सड़ जाता। समझी तुम? इसके हसीन चेहरे को नफ़रत भरी निगाहों से देखता वो चबा चबा कर बोला। हाँ, देख लूँगी तुम्हारी पाकबाजी को। गार्ड्स के हाथ झटकती तनफ़ुर से बोली। पाँव पटकती वहाँ से निकलती चली गई। महदस ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। तुम जैसे अपाहज को चाहने लगी थी मैं। इसकी तल्ख़ आवाज़ महदस इब्राहिम के वजूद को अंगारों पर घसीट रही थी। अपाहज, माजूर, मोहताज, जाने कैसी आवाज़ें थी जो एक बार फिर इसके आसपास गूंजती इसे अज़ियतों में मुब्तला कर रही थी। महदस इब्राहिम अधूरा है, किसी ने धीमी सरगोशी की थी। मुस्काती, इसका तमस्खुर उड़ाती आवाज़। महदस ने अपनी जलती सुर्ख आँखें खोलकर अतराफ़ में देखा। ऑफिस खाली था। नामुकम्मल हो तुम, बिल्कुल बेकार।
बिना सूरज के फीका आसमान हो तुम, कह कहा लगाती आवाज़। मेहदस ने घबरा कर एक बार फिर आसपास देखा। वो हैरत से पलके झपकाता आसपास देख रहा था मगर बेसुध। वहाँ कोई नहीं था जो इसे ताना देता, तो फिर ये आवाज़ें कैसी थीं? मेहदस का दिल डूबने लगा। आज बहुत अरसे बाद फिर से डिप्रेशन में जा रहा था। वो जाना नहीं चाहता मगर अब इसके आसपास चीखें थीं। इसकी अपनी ही चीखें बैन थे कि बुलंद होते जा रहे थे। मेहदस ने डर कर अपने कानों पर हाथ रख लिया। बेचारा, तासुब भरी आवाज़ जो इसकी हालत पर अफसोस कर रही थी। इसके चेहरे की रंगत बिगड़ रही थी। मेहदस को समझ नहीं आ रही थी कि इस अजियत से कैसे बचे। एक बेकशिश, बदसूरत, काबिल नफ़रत शख्स कोई चीखा था। शायद किसी ने इसके चेहरे पर थूक दिया था। मेहदस ने आंखें मीचते हुए अपने चेहरा दोनों हाथों से ढांप लिया। नहीं, अधूरा नहीं हूँ मैं। सरनफी में हिलाते हुए इसने आहिस्तगी से कहा, हो तुम, अधूरे ही तो हो, मान लो। नफ़रत के काबिल हो तुम, नफ़रत के। शोर बढ़ चुका था। मेहदस की जान मुश्किल में आ चुकी थी। मैंने कब कहा कि मैं आपको नफ़रत से सुधारूंगी? नर्म और भीगी आवाज़ इसके कानों में रस घोल गई। मेहदस ने जल्दी से आंखें खोल ली। सुरमई आंखों की रंगत अंगारा हो चुकी थी। हूर, इसके लब बेख्तियारी में हिले थे। आपने मौका दिया है संवारने का। इसका सवाल याद आया तो मेहदस की तेज़ तर होती धड़कनों की रफ्तार में कुछ एतदाल आया था। मैं संवरना नहीं चाहता, मुझे बिखरा ही रहने दो। मेहदस ने बहुत धीमी आवाज़ में ख़ुद कलामी की थी। हूर की याद ने इसे हकीकत याद दिला दी थी कि जब सज़ा इसने खुद मुंतखब कर रखी थी तो फिर अफसोस कैसा। सवाल ऐसा था जिसने इसे मुतमईन कर दिया था कि जनूनी कैफियत में जाने से पहले हूर की आवाज़ ने इसे वापस दुनिया में खींच लिया था। इसने आंखें मूंद ली। हाँ, मुझे मोहताज ही रहना है। मैं माजूरी के ही काबिल हूँ। मुझे अपाहज रहने दो, बेचारा बनने दो, मुझ पर अफसोस करो। मैं अफसोस के काबिल हूँ। वो बेतासुर लहजे में ख़ुद कलामियाँ कर रहा था। वो वापस इसी नतीजे पर जा पहुँचा था जैसे वो भूल बैठा था। हो गया? लवाजमात से सजी ट्राली का जायज़ा लेते हुए इसने खानसामे से पूछा। जी बीबी जी, सब रख दिया। खानसामा ने जवाब दिया जो ट्राली घसीटती ड्राइंग रूम में चली आई। ज़ोहरा मुमानी सोफ़े पर बैठी सैयद नूर आलम साहब से महवे गुफ्तगू थी। आज उनके साथ उनका 17 साला बेटा साद भी आया हुआ था। अरे हूर आपी, ये आपकी इन तकल्लुफ़ात में पड़ गई। हम दोनों तो अभी खाना खा कर आए हैं। इसे टेबल सजाते देखकर साद ने कुछ खफगी, कुछ मान भरे लहजे में कहा तो हूर हौले से मुस्कुराती। कोई तकल्लुफ़ नहीं, बस चाय ही तो है। तुम तो वैसे भी चाय के बेहद शौकीन हो, इसलिए तुम तकल्लुफ़ मत करो और 2-3 मग पी जाओ। इन तीनों के लिए चाय बनाते हूर ने नर्म लहजे में से छेड़ा। वो बेख्तियार हंसा। आपको याद है? वो हैरान हुआ था। इसे याद आया जब 3 साल पहले वो अपने किसी कज़न के साथ उनसे मिलने आई थी। तब साद ने उसकी छोड़ी हुई चाय भी पी ली थी। जाहिर सी बात है, वो बात भूलने वाली तो नहीं थी ना। शदीद सर्दी में तुमने मेरे हिस्से की चाय भी हज़म कर ली थी। तो साद ने आंखें दिखाईं। हाय, कब? आपने खुद ही तो छोड़ दी थी, तो मैंने सोचा ज़ाया करने से बेहतर है कि मैं ही पी जाऊँ। उसने बड़ी मासूमियत से सच्चाई का इतराफ़ किया तो वो खिलखिलाई। इसकी भरपूर हंसी की आवाज़ लाउंज से गुजरते मेहदस इब्राहिम के कानों में पड़ी थी। नकरई घंटियाँ सी थीं जो इसे आस पास बजती महसूस हुईं। सैयद नूर आलम साहब भी इसे यूँ खुश होते देखकर मुस्कुरा दिए। अस्सलाम वालेकुम। मेहदस की भारी आवाज़ पर ज़ोहरा मुमानी को चाय देती हूर का दिल बेख्तियार धड़का था। उसने पलट कर इसकी जानिब देखा जिसकी नज़रों का मरकज़ वो ही थी। डार्क ब्लू फुल बाजू टी शर्ट और ब्लू ही जीन्स में जिसके पाइचे हमेशा की तरह टखनों से ऊपर फोल्ड हुए थे। कलाई पर बंधी कीमती घड़ी इसकी कलाई में सज रही थी। इसका वजीह चेहरा हमेशा की तरह संजीदा था। सुरमई आँखों की सुर्खी ने मज़ीद जानलेवा बना रही थी। बिलाशुबा वो कुदरत का शाहकार ही था। हूर ने दिल ही दिल में इसकी वजाहत से नज़रें चुराई थी, मगर तभी इसकी नज़र व्हील चेयर के फोटर्स पर धरे ब्लू जॉगर्स पर पड़ी जिसमें इसके सफ़ेद पाँव कैद थे। वो नहीं जानती थी क्यों, लेकिन इस लम्हे इस शानदार शख्स को व्हील चेयर पर बैठे देखकर इसे तकलीफ़ हुई थी। कुछ ज़रूरी काम था मुझे, इसीलिए जल्दी आया हूँ। वो ज़ोहरा मुमानी के सवाल का जवाब दे रहा था। हूर ने अपनी नज़रों का ज़ाविया बदल लिया। मेहदस भाई, आप भी हमें ज्वाइन करें ना प्लीज़। मेहदस को सैयद नूर आलम साहब से इजाज़त लेकर जल्दी से वहाँ से जाता देखकर साद बोला था। उसने ज़रा सी तिरछी गर्दन करके इसकी जानिब देखा, फिर इससे ज़रा से फासले पर इसी सोफ़े पर बैठी हूर की जानिब देखा। अभी मैं जल्दी में हूँ, फिर कभी सही। इसका चेहरा बिल्कुल स्पाट था। हूर इससे बेनियाजी बरतती चाय के घूंट भर रही थी। निगाह इसकी जानिब ना होने के बावजूद इसे मेहदस के लहजे की सख्ती बहुत खली थी। साद अपना समूह लेकर रह गया। ये मुस्कुराते नहीं है क्या?
हूर की जानिब झुकते हुए साद ने सरगोशियाना लहजे में पूछा। इसके सवाल पर वो बड़ी मुश्किल से मुस्कुराई। ये तो मुझे भी नहीं पता, उसने हौले से कहा। फिर अपना कप टेबल पर रख दिया। इसे ड्राइंग रूम में आता मुलाजिम नज़र आ गया। वो जानती थी वो क्या कहने आया है। बीबी आपको साहब बुला रहे हैं। पैगाम हस्बे तवक्को था। इन्हें वापस आने का कहती वो ड्राइंग रूम से निकल गई। आपने बुलाया मुझे? बेडरूम में आते इसने संजीदगी से पूछा। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने था, झुककर अपने पैरों को जोगर्स की कैद से आज़ाद कर रहा था। इसके आने पर भी अपने काम में मसरूफ़ रहा। घड़ी वो पहले कलाई से उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रख चुका था। आपसे पूछ रही हूँ, आपने क्यों बुलाया मुझे? इसे खामोश अपने आप में मगन देखकर हूर ने कुछ झुंझलाए हुए अंदाज में पूछा। मुझे फ़्रेश होना है। इसकी तरफ देखे बिना महदस आराम से बोला। वो गड़बड़ाई। तो मैं क्या करूं? जावर को बुला लें। हूर ने जल्दी से मुलाजिम का नाम लिया, क्योंकि इसे फ़्रेश होने में, ड्रेस चेंज करने में वही मदद करता है। मेरी बीवी तुम हो, जावर नहीं, और आज मेरा मूड हो रहा है कि तुम मेरी मदद करो। सो लेट्स गो। इसके मशवरे को रद्द करते महदस ने बेतासुर लहजे में कहा। हूर के गाल सुर्ख होने लगे। अब चलो भी, वो इस बार कदरे सख्त लहजे में बोला। हूर ने एक नज़र इसकी जानिब देखा। वाशरूम में जाने के बजाय वहाँ से भागने को पलटी। इस कमरे से एक कदम भी बाहर निकाला तो फिर हर रोज़ तुम ही मुझे वॉशरूम लेकर जाओगी, ठंडे ठार लहजे में बोला। हूर नहीं जानती थी कि वो क्या करने वाला है। इतना ज़रूर जान चुकी थी कि महदस इब्राहिम इस कदर बेशर्म नहीं है जिस कदर बेशर्मी का वो इस वक्त मुजाहिरा कर रहा था। आपको शर्म नहीं आती? इसकी तरफ पलटते हुए नज़र झुकाकर कुछ वसीलेपन से बोली। इसके सवाल पर महदस ने कुछ हैरानगी से इसकी जानिब देखा। इसके सुर्ख पड़ते गालों से इसे अंदाज़ा हुआ था कि वो क्या सोच रही है। ना चाहते हुए महदस इब्राहिम के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई थी, जिसे इसने फ़ौरन छुपा लिया। तुम चल रही हो या नहीं? इसका सवाल नज़रअंदाज करते महदस ने संजीदगी से पूछा। अंदाज वार्निंग देने वाला था। हूर ने तप कर इसकी जानिब देखा। पाँव पटकती वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वो अपना निचला लब दांतों में दबाकर अपनी मुस्कुराहट रोकने की नाकाम कोशिश करता व्हील चेयर को हरकत देते हुए इसके पीछे ही वॉशरूम में आ गया। काफ़ी बड़ा, साफ़ सुथरा, हॉल रूम जैसा वॉशरूम था, जहाँ हर जदीद सहूलत मौजूद थी। महदस ने कहकहा लगाती नज़र हूर पर डाली, जो शर्म से पानी हुई जा रही थी। इससे हकीकतन हूर की हालत पर हंसी आ रही थी। अब क्या करना है मुझे? हाथों की मुट्ठियाँ भींचे चबा चबा कर बोली। नज़रें हनूस झुकी हुई थी। महदस ने अपने हाथ इसकी नज़रों के सामने किए। इन्हें धुलवाओ, वो बड़े आराम से कह रहा था। हूर ने हैरत से इसकी जानिब देखा। इसकी बादामी आँखों का रंग फसूं खेज था। महदस ने नज़रों का रुख बदल लिया। अब घूर क्या रही हो? जल्दी करो, या कुछ और करने का इरादा है तुम्हारा? अपनी बदलती कैफियत से परेशान होता बेजारी से बोला। हूर जल्दी से आगे बढ़ी। दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करते इसके हाथ धुलवाए थे, पाँव भी। टावल से हाथ खुश्क करते महदस ने शान बेनियाजी से कहा। हूर को इसका हुक्म तीर की तरह चुभा था। आंखों में पानी भर आया। चुपचाप इसके पैरों में बैठ गई। नरमी से इसके फोटर्स पर रखे पैरों में से एक को अपनी हथेली पर रखा था। इसकी इस हरकत पर महदस के दिल को कुछ हुआ था। बिना कुछ कहे ताबेदारी से इसके पाँव धो रही थी। महदस के दिल में तकलीफ़ बढ़ने लगी। इसके सुर्खों सफ़ेद पैर साफ़ सुथरे थे, मगर वो महज इसे ज़िच करना चाह रहा था। लेकिन मामला उलट हो गया था। वो ख़ुद इसकी सादतमंदी पर अजीब सी कैफियत से दो चार हो रहा था। आखिर में वो इसके पाँव टावल से खुश्क करने लगी तो महदस ने इसकी कलाई थाम ली। हादी के मजबूत हाथ के सर्द लम्स पर हूर ने गहरा सांस लिया। तनफ़ुस पहले इसकी निगाहों के इर्तकाज़ के बाइस बिगड़ा हुआ था। तुम रहने दो, मैं कर लूँगा। इसके हाथ से टावल लेते हुए जाने क्यों महदस के लबों से निकला था। हूर ने सर उठाकर भर्राई हुई आंखों से इसकी जानिब देखा। इसका सुर्ख चेहरा महदस के वजूद में अजीब से बेचैनी सा भर गया। फिर तो आप अपने पाँव भी धो सकते थे, भीगी हुई आवाज़ में बोलती हूर के लबों से शिकवा फिसला था। तुम्हें तकलीफ़ देना मकसूद था। महदस ने संजीदगी से इसे जवाब दिया। हूर हौले से हंसी। ऐसा करने से इसकी आंखों में भरा पानी गालों पे लुढ़क आया। मंजर दिल फरेब था। महदस इब्राहिम का दिल इसकी जानिब खींचने लगा, और ये पहली बार नहीं था। वो बार बार इसे अपनी जानिब खींचती थी। क्यों? ये वो नहीं जानता था। तो फिर पूरी देना, अधूरी अजियतों का मज़ा नहीं आता मुझे। महदस के हाथ से टावल छीनते हुए वो नरमी से बोली। अंदाज सादा था, जैसे वही सबकी आदि हो। इसके पाँव खुश करके वो सीधी हो गई। और कुछ? हूर ने संजीदगी से पूछा। महदस ने हौले से नफ़ी में सर हिला दिया। तो वो इसकी व्हील चेयर को मोड़ती इसे वॉशरूम से बाहर ले आई। महदस के लिए खाना आ चुका था।
मुलाजिम बेड की पाइंती से ज़रा आगे को रखे टेबल पर लवाजमात रख रहा था। मैं जाऊं अब? हूर की आवाज़ पर वो चौंका। इसके चेहरे पर कोई रंग नहीं था। मेहदस को इसकी बेहिसी से चिढ़ सी होने लगी। नहीं। मेहदस ने इसे यक लफ्ज़ी जवाब दिया। हूर चुपचाप टेबल सेट करते मुलाजिम की तरफ बढ़ी और इसे वहाँ से जाने का कहा। फिर ख़ुद इसके लिए खाना निकालने लगी। आपने ऑफिस में लंच क्यों नहीं किया? हूर ने प्योर बीवियों वाले अंदाज में पूछा था। मेहदस जो पहले चिड़चिड़ा हो रहा था इसके सवाल पे सुलग उठा। क्यों? मुझे घर आकर तुम्हारे हाथों से खाना खाना था, इसीलिए। इसने सुलगते लहजे में से जवाब दिया। हूर को बहुत अच्छे से समझ आ रही थी कि वो क्यों गुस्सा कर रहा है। वो टेबल के करीब आ चुका था। हूर ने चावलों से भरा चम्मच इसकी तरफ बढ़ाया, गोया जलती पर तेल छिड़का था। मेहदस की बर्दाश्त जवाब देने लगी। वो खुद सुलगने के बजाय उल्टा इसे सुलगा रही थी। मुँह खोलिए। हूर की आवाज़ मुस्कुराती हुई थी, जैसे इसे छेड़ रही हो कि लो खाओ। मेहदस ने इसका हाथ झटक दिया।